प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है उसमें चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। उसका रिवीजन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने चार्जेस की, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी प्रॉपर्टीज की बात की। और अब अगली बात आपने जो पढ़ी है वो है कूलाम्स लॉ। तो ये देखिए, कूलाम्स लॉ का जो सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। दो पॉइंट चार्जेस जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, r, और चार्जेस क्या है, q1 और q2। तो ये q1 और q2 का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये मॉड का साइन है दोनों तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, q1 और q2 के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ये बात कहने का क्या मतलब हुआ, इसमें से एक अगर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो ये नंबर यानी जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन उसका मॉड क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे तब तो पॉजिटिव होगा ही। तो ये मॉड का मतलब हुआ दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ का सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसमें ये जो k है, इस k की वैल्यू कितनी है, ये ध्यान रखिए, ये सिंपल कांस्टेंट नहीं है। k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये बात पता चलती है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है directly to the product of the magnitude of the two charges, and inversely proportional किसके है, inversely proportional to the square of the distance between the charges, right? अच्छा, ये k की जो वैल्यू है ना, इसी कूलम्स लॉ का ये दूसरा फॉर्म है। k की जो वैल्यू है ये कहाँ से आती है, ये आपने पढ़ा है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इसमें एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट पर ध्यान दीजिए, कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। इसको क्या कह सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये कूलाम्स लॉ है हम लोगों का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, कूलाम्स लॉ में हम लोगों ने जो फोर्स देखा, फोर्स तो हमेशा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होगी। तो अब आप अपने बुक का फिगर 1.6 देखिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें फिगर 1.6 देखिए। उसमें ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फिगर के साथ, F12 यानी पहले चार्ज पर दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स। और यहाँ पे फोर्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर साइन। अब लिखते समय इस F को वेक्टर बताने के लिए बोल्ड कर देते हैं, लेकिन जब कॉपी पे आप नोट्स बनाते हैं तो इस पर वेक्टर का साइन लगाते हैं, क्योंकि ये बार बार बोल्ड करना तो कन्वीनियंट काम नहीं है। इसलिए F12 इसके ऊपर एक एरो लग गया, वेक्टर। अब देखिए, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फोर्स है, पॉइंट चार्ज 1 पर, किसकी वजह से, सेकंड पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्ज 2 की वजह से। तो अब ये फोर्स हो गया F12 वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, है ना। R12 का मतलब क्या हुआ, पहले पॉइंट चार्ज और दूसरे पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। और ये क्या चीज है, ये है, ये देखिए तो पूरा स्केलर लिखा हुआ है, ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं क्या लिखा है, R12 के ऊपर कैप लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर। तो ये आप अपने फिगर में, फिगर 1.6 में एनसीईआरटी बुक में देखिए ध्यान से,
ये क्या चीज है, R12 यानी उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, कैप से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अब पूरा वेक्टर फॉर्म में या वेक्टर नोटेशन में कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर R12 कैप। अब इधर इसमें ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर आ गया, इधर भी वेक्टर, दोनों तरफ होना चाहिए वेक्टर। अगर मान लीजिए एक तरफ वेक्टर है एक तरफ स्केलर, इसका मतलब कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है। तो अब देखिए ये जो कूलम्ब्स लॉ है उस पर बेस्ड छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में जरूर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 कूलम्ब। आपको हिंट बताएं, देखिए इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम्ब को। आपके सामने कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और उसमें सब्स्टिट्यूट करिए। अगर Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम्ब रख दें और स्मॉल r की वैल्यू जो है वो 1 मीटर रख दें, तो k की वैल्यू आपको पता है, तो F इज इक्वल टू k हो जाएगा। ध्यान से देखिए उस फार्मूले को जो आपने लिखा है, F इज इक्वल टू k मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो उसमें Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 1 कूलम्ब, और r की वैल्यू है 1 मीटर। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k। F की वैल्यू कितनी हो गई, k, और k की SI वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, और स्मॉल r इज इक्वल टू 1 मीटर के लिए वो फार्मूला क्या बता देगा आपको कि F की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और सारी चीजें आपने SI यूनिट में रखे हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की SI यूनिट, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम्ब को, 1 coulomb is the charge that when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, है ना। और रिपल्सन की बात क्यों हो रही है इस डेफिनेशन में, ये देखिए आप अपनी किताब में पढ़िए बिल्कुल ये डेफिनेशन, इसमें रिपल्सन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अगर Q1 Q2 जो है वो पॉजिटिव हुआ तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट। तो अब आपको इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 1 coulomb is the charge that when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, जो सबसे पहले फार्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से देखिए ये दूसरा सवाल है, छोटा आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सवाल है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो अब देखिए इस सवाल में आपको ध्यान देने की बात है, कंपेयर करना है दोनों का स्ट्रेंथ, इसीलिए जो है इसमें डिस्टेंस नहीं दी गई है। डिस्टेंस क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। तो मान लीजिए दोनों ही सिचुएशन में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो अब ध्यान से देखिए आपको क्या क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का कौन सा फोर्स, पहले निकालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके लिए भी आपने फार्मूला पढ़ा, और फिर निकालिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको याद है। तो चलिए यहां से देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या इसी का दूसरा स्टेटमेंट आपने क्या लिखा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब Q1 Q2 की जगह पे क्या हो जाएगा, एक में आपको रखना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और दूसरे में रखना है Q2 की जगह पे प्रोटॉन का चार्ज। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, राइट। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिखा है
और चार्ज अब प्रोटॉन नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर सेम चार्ज होते हैं, है ना? और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में ये निगेटिव होगा और प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव होगा। तो अब आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फिर क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे? अब आपको फार्मूला याद आ गया होगा। कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? F, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो M1 की जगह क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M2 की जगह क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट का आप ध्यान दीजिए, अगर आधी बात लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको। तो ये बात आपको समझ में आई कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, फिर कंपेयर करने के लिए एक में दूसरे से डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और कितने गुना ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स। तो हमने इन दोनों सवालों के लिए हिंट आपको प्रोवाइड किए हैं, इनको अपनी नोटबुक में जरूर सॉल्व करिए। और अब अगला जो है, आप जो फॉलोइंग स्लाइड आ रही है, अगली स्लाइड आ रही है, उसमें टॉपिक्स का नाम देखिए, बताइए कि किस टॉपिक पर आप रिवीजन करना चाहते हैं और ये भी बताइए कि आप ज्यादातर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ना चाहते हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम उस हिसाब से आपको कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। ये जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट है, इसमें से आप सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिखिए और बताइए कि किस पर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं और किस पर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली हम आपको कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। जो रेफरेंसेस हमने यूज किए हैं वो एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 पार्ट 1 और एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 पार्ट 1। यहीं से आपने जी की वैल्यू जो अभी हमने आपको बताई, कैपिटल जी की वैल्यू जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। थैंक यू।